भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा जो बीएससी पार्ट सेकंड का एक्सक्रीशन जो टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन की चैप्टर के अंदर से आज हम बात करेंगे किडनी के अंदर जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं या जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और कौन कौन से इसमें पार्ट पाए जाते हैं और किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है। ये यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि यूरिन का निर्माण करती है। यूरिन का निर्माण करने के लिए इसमें क्या क्या विशिष्ट गुण इसकी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, वो हम आज कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे। तो आपको इससे पहले बता दें कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मनुष्य की बात करें तो अधिकतर मैमल्स के अंदर क्या होता है कि मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है, शरीर के वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकालने का काम करता है, वो कौन है? किडनी। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या करता है, इसके अंदर ब्लड जाता है किडनी के अंदर, और ब्लड जो जाता है वो फिल्टर होता है। फिल्टर होकर के उसमें जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो तो छन जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में वापस चले जाते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो रुधिर में से क्या हो जाता है, छन जाता है। तो किडनी किस तरीके से काम करती है? फिल्टर की तरह काम करती है, जैसे छलनी होती है, छलनी की तरह काम करती है, और रुधिर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ और यूजफुल प्रोडक्ट दोनों पाए जाते हैं। तो रुधिर जब इसमें से छनता है, छनने के बाद यूजफुल प्रोडक्ट हमारे क्या हो जाते हैं, यूज में आ जाते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, हानिकारक है, जिसको हम वेस्ट मटेरियल कह रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, ये फिल्टर होकर के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि इनका बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी की होम्योस्टेसिस कंडीशन बनी रहती है। अगर ये नहीं निकलेंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जो किडनी की हम बात कर रहे हैं, एक बार किडनी के बारे में अपन जान लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक आउटलाइन की किडनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन, और उसके बाद किडनी के अंदर जो ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं बहुत सारी, करीब 10 लाख के करीब मनुष्य के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं का एक जाल पाया जाता है पूरा किडनी के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो क्या काम करती है, यूरिन को बनाने का काम करती है, मूत्र के निर्माण का कार्य करती है। लेकिन आउटलाइन पहले एक बार किडनी की देख लें कि आखिर किडनी किस तरीके से बनी हुई है। मनुष्य की जो किडनी है ये क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है शरीर का। तो कैसे किडनी देखिए किस तरीके से बनी होती है, इस तरह की होती है, बीन शेप होती है, बीन शेप होती है। और किडनी जो है कितने, इसका साइज क्या हो सकता है, 11 सेंटीमीटर की हो सकती है लंबाई इसकी, लेंथ, और चौड़ाई जो इसकी है कितनी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई इसकी 3 सेंटीमीटर हो सकती है। और ये रेड कलर की एक स्ट्रक्चर है किडनी, देखिए किस तरीके से रहती है, अरेंज एक बार देख लेते हैं। एक बार इसके आउटलाइन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ने से पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये देखिए दोनों तरफ से किडनी से क्या निकल रही है, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं या यूरेटर कहते हैं इसको, इस तरीके से। और ये यूरेटर किस में खुलता है जाकर के, यूरेटर किस में खुलता है, ये है क्या, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, या जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं। तो किडनी के अंदर, इसके अंदर जो है बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में 10 लाख के करीब हो सकती हैं, और ये सारी नलिकाएं जो है यूरिन के बनाने का, मूत्र निर्माण का कार्य करती है। ब्लड को छान करके वेस्ट मटेरियल बनाती है, और सारा अपना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके किस में डाल देती है, इसमें डाल देती है, इस नलिका में। इस नलिका का नाम क्या है, यूरेटर, मूत्रवाहिनी, ठीक है। और ये दोनों साइड की किडनी, यानी कि किडनी कितनी पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, एक जोड़ी पाई जाती है। और एक जोड़ी किडनी जो है दोनों से यूरेटर निकल करके किस में खुल जाती है, मूत्राशय में, और इसमें यूरिन आकर के इकट्ठा हो जाता है। और बाद में जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह भर जाता है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा इसको मैसेज पहुंचता है, और फिर ये एक्स्ट्रा यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो देखिए किडनी के बारे में मैंने बताया, मनुष्य की किडनी की अपन बात कर रहे हैं, इसमें ये यूरेटर निकल रही है, और इसके अंदर
इस प्रकार से वीन्स प्रवेश कर रही हैं, सॉरी आर्टरीज और एक क्या बना देते हैं अपन, वीन्स बना देते हैं। ये देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर ये मैंने बताई, इसमें ये ब्लड वेसल्स प्रवेश कर रही हैं, रुधिर एंटर कर रहा है, किसके द्वारा एंटर कर रहा है, ये क्या है, एओर्टा। ये आर्टरी जो प्रवेश कर रही है ये वाली, इस आर्टरी को अपन क्या बोल सकते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जो इसमें प्रवेश कर रहा है किडनी के अंदर, देखिए। और इधर ये जो आपको ग्रीन कलर की है जो मैंने दिखाई है, ये क्या है, ये वीन्स हैं, शिराएं। एक तो ब्लड को लेके जा रही है छानने के लिए और दूसरा वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके वापस बाहर लेकर के जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से किडनी की जो शेप, बीन शेप है, रेड कलर की होती है। और इसमें मनुष्य की पोजीशन क्या होती है, देखिए पोजीशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, किस तरह से पाई जाती है, इसकी पोजीशन कहाँ पाई जाती है मनुष्य के अंदर। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम और फिर इस तरीके से यहाँ पे ठीक है प्रेजेंट होती है। और इसकी पोजीशन क्या होगी, इस तरीके से अगर हम बात करें कशेरुक दंड में T12, L1, L2 एंड L3, क्या मतलब है इसका, देखिए ये वाली कैविटी कौन सी है, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और ऊपर वाली जो हम देख रहे हैं यहाँ पे फेफड़े पाए जाते हैं हमारे, इस तरीके से ये फेफड़े हैं, सांस लेने की जो क्रिया चल रही है जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, लंग्स। तो ये वाली कैविटी कौन सी होगी, ये वाली कैविटी कौन सी है, थोरेसिक कैविटी। और ये वाली कैविटी कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी। और इनके बीच में जो सेप्टा पाया जा रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम। सो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम इज द सेप्टा बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। एक तरफ तो पाचन का कार्य चल रहा है और ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में पाचन का कार्य होता है, हमें पता है, एलिमेंट्री कैनाल भी है। तो किडनी क्या होता है, हमारे पृष्ठ दिशा के अंदर कशेरुक दंड जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है T12, जैसा कि मैंने आपको कशेरुक दंड में एंडोस्केलेटन में बताया था कि जो हमारा कशेरुक दंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें सबसे पहले जो कौन सी गले की जो हड्डियां होती हैं उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको C से डिनोट करते हैं। उसके बाद वक्षीय भाग में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक के बाद L का मतलब है लंबर वर्टिब्रा। तो किडनी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के पिछले भाग पर थोरेसिक वर्टिब्रा 12 नंबर की से स्टार्ट होकर के लंबर वर्टिब्रा L3 तक दोनों साइड में एक जोड़ी पाई जाती हैं। और मनुष्य के अंदर अगर इसकी पोजीशन देखें तो क्या होता है कि ये जो राइट किडनी है और ये कौन सी है, लेफ्ट किडनी। हमेशा क्या होगा, राइट किडनी से लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, 2.5 सेंटीमीटर तक क्या हो सकती है, ऊपर की तरफ पाई जाती है। यानी कि एक किडनी तो नीचे होगी राइट वाली, और लेफ्ट वाली किडनी हमेशा कैसी होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दाईं तरफ हमारे क्या पाया जाता है, इसके जस्ट ऊपर लीवर पाया जाता है। तो लीवर पाया जा रहा है, इसलिए लीवर की वजह से राइट किडनी जो होती है थोड़ी सी नीचे की तरफ पाई जाएगी। तो चलिए हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि जो किडनी है, जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करके उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। अब ये कैसे निकालेगी उत्सर्जी पदार्थों को, इसमें निकालने के लिए बहुत सारी यहाँ पे इस प्रकार की ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं। उन नलिकाओं का नाम क्या है, मतलब मैंने बताया बहुत सारी डक्ट्स हैं या नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं को अपन क्या कह सकते हैं, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये दोनों क्या है, इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन।
ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ये जो नलिकाएं देख रहे हैं जो यूरिन के निर्माण का कार्य कर रही है, इसकी संरचना कैसी है, कैसे बना हुआ है, ये इसकी बात करेंगे। इससे पहले जस्ट मैं आपको किडनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी ये कैसी हैं, लेकिन उससे पहले हमें किडनी को जानना आवश्यक है कि किडनी की पोजीशन क्या है। जैसा मैंने बताया आपको, इसकी पोजीशन कहाँ है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में T12 से लेकर के L3 तक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। फिर आपको बताया किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और ये मैंने बता ही दिया आपको कि राइट किडनी लेफ्ट से थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, क्यों होती है ये भी बता दिया। इसमें किस तरीके से ब्लड एंटर हो रहा है ये भी आपको बताया मैंने। अब इसमें किडनी के अंदर अगर आप बात करें तो देखिए इसके अंदर कुछ, ये मैं साफ कर देता हूं एक बार आपको, इस तरीके से देखिए। अगर इसको अगर एलएस करें अपन किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें तो अंदर से हमें कैसा दिखाई देगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें तो हमें कैसा दिखाई देगा। देखिए इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार के जो बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहरी भाग को हम कह सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो मेन भाग होता है, बीच का जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम मेडुला। अब क्या होगा, इसके अंदर देखिए इस तरीके से वो पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं कुछ, देखिए ये जो उभार पाए जा रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये मेडुला के जो उभार दिखाई दे रहे हैं इनको तो अपन बोलते हैं पिरामिड्स, और जो ये कॉर्टेक्स के जो उभार हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाले इनको अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स के उभारों को हम कह सकते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कह सकते हैं इनको। तो हमें कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग बताइए। अगर एलएस करते हैं किडनी का, इसका अगर एलएस करें तो देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। बाहर की तरफ का जो भाग है ये कहलाता है कॉर्टेक्स जो परिधि की तरफ है, और मिडल में क्या है, मेडुला। अब हमें इसमें दो तरह के उभार नजर आ रहे हैं। कॉर्टेक्स के जो उभार ये आप देख रहे हैं इस तरह के, जो मैंने ये इस तरीके से बनाया है अलग से, कॉर्टेक्स के उभार जो मेडुला के अंदर धसे हुए हैं उनका नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। जबकि मेडुला, अगर हम इधर से देखें, मेडुला के उभार जो किस में धसे हुए हैं, कॉर्टेक्स रीजन में जो ये उभार पाए जा रहे हैं इसको अपन क्या कहेंगे, पिरामिड। चलिए ये दो तो उभार इसमें पाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइलम, जो गड्ढा पाया जाता है किडनी के अंदर, जहां से ये यूरेटर मूत्रवाहिनी जो निकल रही है, यूरिन को जो इकट्ठा करके जा रही है। यूरिन तो बन गया किडनी के अंदर, मूत्र बन गया इसमें। मूत्र बनने के बाद जाएगा किसके द्वारा, शरीर से बाहर किसके द्वारा निकलेगा, किडनी के बाहर किसके द्वारा निकलेगा, यूरेटर के द्वारा निकलेगा, मूत्रवाहिनी के द्वारा। और मूत्रवाहिनी जाकर के दोनों साइड की अपना किस में डाल देगी, मटेरियल यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय के अंदर। तो यहाँ आपने देखा इस तरीके से ये जो गड्ढा पाया जाता है किडनी के अंदर बीच में, इसको क्या कहते हैं अपन, हाइलम, ठीक है। और जिस भाग से यूरेटर इस तरीके से निकलता है, इस भाग को अपन क्या कहते हैं, पेल्विस। यानी कि किडनी से निकलने वाला यूरेटर का वो भाग जो जस्ट बाहर निकलता है उसको पेल्विस कहते हैं अपन। और ये पेल्विस फिर ये क्या है, मूत्रवाहिनी, यूरेटर। तो किडनी का एलएस करने पर हमें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। चलिए तो अपनों ने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को या नेफ्रॉन जो अंदर नलिकाएं पाई जा रही हैं बहुत सारी, इनको पढ़ने से पहले अपनों ने किडनी के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन या उसके बारे में हमें संरचना के बारे में जाना कि मनुष्य की किस प्रकार से किडनी अरेंज रहती है। चलिए इसके बाद अपन बात करेंगे इसके अंदर जो नलिकाएं पाई जा रही हैं उसकी, कि किस तरह की नलिकाएं
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे बनी हुई है देखते हैं अपन, किस प्रकार से बनी हुई है। देखिए इस तरीके से यहां अपन बनाएंगे। पहले इसमें क्या क्या भाग पाए जाते हैं देखिए, आपको एक बार बता दूं कि जो हमारा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या जिसकी नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं, नलिकाएं जो किडनी के अंदर बहुत सारी पाई जाती हैं, 10 लाख के करीब पाई जाती है मनुष्य की बात करें तो, ये मुख्य रूप से 5 पार्ट की बनी होती है। 5 भाग इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 मैलपीजियन कार्पसल्स, मैलपीजियन कार्पसल्स। नंबर 2 मैलपीजियन कार्पसल्स 2 भाग का बना होता है। एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे भाग को बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद 5 भागों का से मिलकर के बना हुआ है यूरिनिफेरस। दूसरा पार्ट इसका जो होता है बोमेन कैप्सूल के बाद, उसको बोलते हैं हम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा पार्ट इसका होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चौथा पार्ट होता है इसका हैनले लूप, लूप ऑफ हैनले। ठीक है, और 5वां पार्ट होता है इसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये 5 भाग किस प्रकार से बने हुए हैं, ये अपन एक संरचना के द्वारा बताते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये जो पार्ट अपनों को कैप्सूल की तरह ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल। और बॉमेन कैप्सूल किस में खुलेगा जाकर के? इस प्रकार से जो है नलिका पाई जाएगी, जिसको हम कहते हैं पीसीटी। ये वाली पीसीटी है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का जो जाल है वो बना लेते हैं। ये ब्लड वेसल्स देखिए अंदर जाकर के इस प्रकार से क्या हो जाती हैं? कोइल्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से जो ये आ रही है, एंटर हो रही है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम कि कैसे नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार का हमें दिखाई देता है। यूरिन का निर्माण करने से पहले जब हम इसका फिजियोलॉजिकल देखेंगे, उससे पहले हमें इसकी संरचना को पढ़ना बेहद जरूरी है।
ये देखिए ये है एवोर्टा, जैसा कि हमने वहां बनाया था, और एवोर्टा से जो ब्लड वेसल है निकल करके, यानी कि एवोर्टा से क्या जा रही है, आर्टरीज, आर्टरी जो अंदर प्रवेश कर रही है बॉमेन कैप्सूल में, इसको अपन क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। और ये एफरेंट अंदर जाकर के ब्रांच्ड हो गई, बहुत ज्यादा शाखित हो गई, तो बाद में अपन इसको क्या कहेंगे, बाद में अपन इसको कहेंगे जब शाखित हो जाती है बॉमेन कैप्सूल के अंदर प्रवेश करने के बाद। देखिए ये क्या चीज है, बॉमेन कैप्सूल है, बाउमेन्स कैप्सूल। और ये जो आप देख रहे हैं आर्टरी जो देख रहे हैं अंदर प्रवेश कर रही है, अंदर प्रवेश करने के पहले तो मोटी होती है, बाद में अंदर प्रवेश कर और ज़्यादा क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली होने के बाद अपन इसको क्या कहेंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल। और ये जो पूरा जाल पाया जा रहा है ब्लड वेसल्स का, जो पूरा जाल पाया जा रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल का और इफरेंट आर्ट्रियोल का, इसको अपन जाल को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। और यही क्या करता है, रुधिर को छानने का काम करता है। तो हमें ये जो दिखाई दे रहा है जाल, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। तो हमारे पास कितनी चीजें आ गई, जैसा मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया था, मेलपीजियन कार्पसल किसका बना होता है, बॉमेन कैप्सूल का बना होता है। इस तरह प्यालेनुमा जो संरचना है, इस प्यालेनुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, बॉमेन कैप्सूल। और बॉमेन कैप्सूल के अलावा अंदर जो आपको रुधिर वाहिनियों का जाल दिखाई दे रहा है जो छन्ने के लिए आया है, आपको पता है कि ये जो ब्लड के द्वारा जो पदार्थ आ रहे हैं, इसमें लाभदायक पदार्थ भी और हानिकारक भी पदार्थ हैं। तो हमारा मकसद क्या है, किडनी का क्या मकसद है कि हानिकारक पदार्थों को छानना है, उसको जो मिक्स हो रखे हैं उसमें से हानिकारक को निकालेगा और लाभदायक को रहने देगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एंटर कर रहा है, रुधिर वाहिनियों का जाल इसमें जो इकट्ठा हो गया पूरा, जिसमें से रुधिर छन रहा है, इसको क्या अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो प्यालेनुमा संरचना जिसमें ये जाल पाया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, बॉमेन कैप्सूल। अब ये बॉमेन कैप्सूल जो है पीछे की तरफ आने के बाद इस प्रकार से एक कुंडलित नलिका के रूप में बदल जाता है। ये नलिका इस तरह से फोल्डेड है, इसका नाम क्या है, इस नलिका का नाम है पीसीटी, या हम इसको कह सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसका पूरा नाम। ठीक है, अब ये आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से नीचे कॉर्टेक्स मेडुला वाले भाग में इस प्रकार से चली जाएगी और फिर यू शेप नलिका के अंदर बदल जाएगी ऐसे। ये देखिए यू शेप नलिका के अंदर क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। अब इसमें चेंज होने के बाद ये कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है। एक साइड से इसका भाग पतला होता है और एक साइड से इसका भाग क्या होता है, मोटा होता है। अब ये ऐसे जाने के बाद इस जो यू शेप का आपका पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। अब ये लूप ऑफ हैनले वापस से ऊपर जब कॉर्टेक्स में जा रहा है तो वापस से ये कैसा हो जाता है, इस प्रकार की एक कुंडलित नलिका में बदल जाता है। और कुंडलित नलिका में बदलने के बाद वापस से ये एक और डक्ट में जाकर के खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये देखिए इस तरीके से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हमने बना दी। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इस प्रकार से ये सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक कॉमन नलिका में जाके खुलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनाई। देखिए तो अब ये जो हम क्या कह रहे हैं इसको, ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सॉरी, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और ये क्या है, डक्ट ऑफ बेलेनाई। देखिए, और ये हमने क्या बनाया, डीसीटी, जिसको क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो मैंने बात की थी कि संरचना किस तरह की हमें दिखाई दे रही है, यहां हम देख सकते हैं इस तरीके से। इनका काम क्या क्या है, देखिए
फंक्शन की भी अपन बात करेंगे, लेकिन आज अपन क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसी है और विशेष प्रकार की किस तरह की इसमें कोशिकाएं बनी हुई हैं या किस तरह की इनकी संरचना है जो रुधिर को छानने में हेल्प करती है। इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब इसमें यहां पे बोमेन कैप्सूल में छिद्र पाए जाते हैं कुछ इस तरह के, जिनको अपन क्या कह सकते हैं, पोडोसाइट्स। दीज आर द पोडोसाइट, ठीक है। तो यहां देखिए हम इस तरीके से बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम देखिए इसकी बात कर लेते हैं अपन, क्या क्या इसमें मैंने जो बताया आपको। यहाँ इसमें अपनों को जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इसके मुख्य रूप से 5 भाग हैं नलिका के। जो ये नलिकाएं अंदर बहुत सारी पाई जा रही हैं, 10 लाख, इसमें से हमने एक नलिका को निकाल लिया, ठीक है। वो नलिका हमें कैसे दिखाई देगी? सारी नलिकाओं का काम क्या है? यूरिन का बनाना। तो ये किस प्रकार से बनाएगी? जैसा ही हमने बताया था, ये देखो ये आर्टरी इसमें प्रवेश कर रही है किडनी के अंदर, जो रुधिर को लेकर के आ रही है। तो यहाँ पे ये आर्टरी प्रवेश कर रही है, और ये आर्टरी जब प्रवेश करेगी तो जिस स्थान से प्रवेश करती है तो वो भाग थोड़ा सा मोटा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। और फिर ये जब बोमेन कैप्सूल, जो दूसरी संरचना पाई जा रही है, ये प्यालेनुमा जो संरचना पाई जा रही है, इसको अपन क्या कह रहे हैं? बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर जब प्रवेश करती है तो ये सारी क्या हो जाती है? ब्रांच्ड हो जाती है, शाखित हो जाती है और पतली हो जाती है ज़्यादा। तब इसको अपन क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टरियोल, मैंने लिखा है। अब इनका जो जाल पाया जा रहा है, इनका काम क्या है? छानना। इसमें भी बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं अल्ट्रापोर। तो अल्ट्रापोर इज द पोर ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस नामक संरचना जो बनी है, रुधिर कोशिकाओं का जो जाल है, इसके अंदर जो छिद्र पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्ट्रापोर। अल्ट्रापोर से क्या होगा कि फिल्टर छनेगा, जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो छनेंगे इससे, और कुछ शुद्ध पदार्थ भी इसमें छन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, वो भी गलती से क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। अब उनका बाद में छनने के बाद वो किस में आ जाएंगे? इस नलिका में आ जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों बोलते हैं इस नलिका को प्रॉक्सिमल? क्यों बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास पाई जाती है, नजदीक पाई जाती है और कुंडलित है, इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये नलिका नीचे जाकर के मेडुला के अंदर प्रवेश करती है। मेडुला, ये जो आप भाग देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया था किडनी का, ये जो किडनी की अपने एलएस देखा था, इसका जो बाहरी भाग है परिधि की तरफ, इसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेडुला। तो अब अगर हम यहां देखें तो ये वाला पार्ट कौन सा है जो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ? ये वाला ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ये कॉर्टेक्स भाग है, कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो बीच का अंदर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है? इसको अपन कह सकते हैं मेडुला। तो ये मेडुला भाग में हम देख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लें कि कॉर्टेक्स भाग में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं इसकी, तो इसमें हमें पता चल रहा है कॉर्टेक्स भाग में देखिए ये पूरा कॉर्टेक्स है। यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारा कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स का भाग है। कॉर्टेक्स भाग में क्या क्या पाए जा रहे हैं? ग्लोमेरुलस भी पाया जा रहा है, बोमेन कैप्सूल भी पाया जा रहा है, पीसीटी भी पाई जा रही है, डीसीटी भी पाई जा रही है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी पाया जा रहा है। लेकिन केवल ये जो यू आकार की संरचना, आपको यू आकार की जो नलिका दिखाई दे रही है, जिसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, क्योंकि इसका नाम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनले। उस हेनले नामक वैज्ञानिक के नाम से इसका नाम पड़ गया लूप ऑफ हेनले। और इस हेनले लूप की 2 भुजाएं होती हैं। इधर की जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। और ये वाली कौन सी भुजा होती है? एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब। देखिए डिसेंडिंग लिम्ब क्यों बोलते हैं? अवरोही भुजा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से
कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ, यानी कि मेडुला की तरफ। और इसको आरोही भुजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, इस यू आकार की नलिका का काम क्या है? देखिए यहाँ से रुधिर छनने के बाद लाभदायक पदार्थ भी आ गए इस दूसरे छिद्र के द्वारा, यानी बॉमेन कैप्सूल के द्वारा बाहर निकल करके किस में आ गए? पीसीटी में आ गए। अब ये पीसीटी जो है ये अधिकतर लाभदायक पदार्थों का, जैसे ग्लूकोज का और आवश्यक पदार्थों का जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो बाहर नहीं जाने चाहिए वेस्ट के साथ, तो उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। तो ये पीसीटी नलिका क्या करती है? 100% रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, पुनर्अवशोषण का। उसके बाद भी जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, यूरिन होता है, मूत्र जो होता है, वो किसके अंदर आ जाता है? ये यू आकार की नलिका के अंदर आ जाता है। अब यू आकार की जो नलिका आप देख रहे हैं, हैनले का लूप, इसके जो दोनों भाग देख रहे हैं, इन दोनों भागों का अलग अलग काम है। डिसेंडिंग लिम्ब का अलग काम है, ये पानी का अवशोषण करता है, और असेंडिंग लिम्ब किसका अवशोषण करता है? साल्ट का अवशोषण करता है। तो पानी का अधिकतम अवशोषण किसमें पाया जाता है? लूप ऑफ हैनले के द्वारा ही होता है हमारी किडनी के अंदर। तो ये नलिका पानी को अवशोषित करने का काम करती है, और ये नलिका ग्लूकोज को और अन्य आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद ये जो डीसीटी आप देख रहे हैं, ये कौन से भाग में पाई जा रही है? जैसा मैंने बताया, कोर्टेक्स भाग में दिखाई दे रही है संरचना, ये डीसीटी। तो डीसीटी जो नलिका है, इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और इसका काम क्या है? डायरेक्ट जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है उस छने हुए पदार्थ के अंदर ये डायरेक्ट क्या कर देती है? वेस्ट मटेरियल को डाल देती है। तो इसको कहते हैं सीक्रेशन। तो सीक्रेशन का काम कौन करता है? डीसीटी। और उसके बाद सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक कॉमन नलिका कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? ये जो कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन से उसको उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करती है और एक कॉमन नलिका में डाल देती है। इस कॉमन नलिका का नाम क्या है? मैंने लिखा था यहाँ पे डक्ट ऑफ बेलेनाई। वैज्ञानिक था बेलेनाई, उसके नाम पे इस नलिका का नाम पड़ गया डक्ट ऑफ बेलेनाई। इसमें डालने के बाद फिर सारी नलिकाओं का वेस्ट इकट्ठा होकर किडनी की जो कॉमन यूरेटर थी, यूरेटर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं संरचना के अंदर, और एक चीज और है कि इसमें आपको रुधिर वाहिनियों का जाल, इसके ऊपर जो सारी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनके ऊपर ब्लड वेसल्स का जाल इस प्रकार से फैला रहता है। ये देखिए इस तरीके से ये इसके ऊपर क्या होता है? जाल फैला रहता है, पीसीटी के ऊपर, डीसीटी के ऊपर, इस प्रकार से ये रुधिर वाहिनियों का जाल है। ठीक है, और ये रुधिर वाहिनियों का जो जाल आप देख रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? जो इनको घेरे रहता है, इसको बोलते हैं वीना केवा। रुधिर वाहिनियों का जाल जो इसे घेरे रहता है, फिर ये सारी इकट्ठी होकर के किस में आती हैं? इसमें आ जाती है। और ये क्या है? वीन या शिरा। इस शिरा के अंदर क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को या इस प्रकार से डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जाल देख रहे हैं, सारी रुधिर वाहिनियां एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हैं, इस प्रकार से संरचना घेरी हुई है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? वीना केवा जाल को। तो ये शिराओं का जाल है। ऊपर आर्टरीज का आप देख रहे हैं किस तरीके से फैली हुई है। तो इस प्रकार से हमने आज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अध्ययन किया, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है और इनका अलग अलग इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी जो बॉमेन कैप्सूल की जो वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है? क्यूबोडियल एपिथेलियम की बनी होती है, सॉरी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और पीसीटी और डीसीटी की वॉल किसकी बनी होती है? क्यूबोडियल एपिथेलियम की बनी होती है। इसमें पीसीटी की जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है, इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण के स्तर को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें डीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई एब्सेंट होते हैं अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो। और हैनले का लूप आप देख ही रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, दो भुजाएं हैं इसमें। एक का काम पानी का अवशोषण करना है, दूसरे का काम साल्ट का अवशोषण करना है। डीसीटी का काम सीक्रेशन है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वेस्ट को इकट्ठा करती है और बॉडी से बाहर निकल देती है। थैंक यू।